हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो स्टूडेंट्स को समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आज हम बात करेंगे मार्क्सिस्ट एथिक्स के बारे में। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को थोड़ा सा सिंपल रखूं ताकि आपको समझने में इजी हो। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज मार्क्सिस्ट एथिक्स। अभी मार्क्सिस्ट एथिक्स का मतलब है कि एथिकल वैल्यूज को कैसे समझा जाता है मार्क्सिस्ट फिलॉसफी के अंदर, स्पेशली डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बेस पे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। मार्क्स ने कभी एक फॉर्मल एथिकल थ्योरी नहीं लिखी और कई लोग कहते हैं कि उसने एथिक्स को एक सीरियस फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट के रूप में रिजेक्ट कर दिया था। पर मार्क्स के राइटिंग्स में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग मोरल टोन रहता ही है। तो अभी नेक्स्ट सब टॉपिक पे बात करते हैं, बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर। मार्क्स का मानना था कि सोसाइटी दो मेजर लेयर्स में डिवाइडेड होती है। पहला है बेस, जिसे तुम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे फैक्ट्री, टूल्स, लैंड, और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस जैसे क्लास रिलेशन, ओनर्स एंड वर्कर्स। आप स्क्रीन पे टेक्स्ट में देख सकते हो। और जो सेकंड है सुपर स्ट्रक्चर, इसको आप कह सकते हो आइडियोलॉजिकल रेल्म। इसमें आता है लॉ, पॉलिटिक्स, रिलीजियन, फिलोसफी और हाँ, एथिक्स। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग एथिक्स ना दोस्तों इंडिपेंडेंट या यूनिवर्सल नहीं होती। ये सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट होती है जो इकोनॉमिक बेस से शेप होती है। आपको समझ में नहीं आया होगा, ऑब्वियसली मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो, फ्यूडल सोसाइटी में लॉयल्टी टू द लॉर्ड को वर्च्यू माना जाता था और कैपिटलिस्ट सोसाइटी में लॉयल्टी टू द एम्प्लॉयर या बोर्गोइस को वर्च्यू बनाया जाता है। इसका मतलब एथिक्स डोमिनेंट क्लास के इंटरेस्ट को सूट करने के लिए बनाई जाती है। समझ गए दोस्तों? अभी तो फिर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या मार्क्स ने एथिक्स को डिसमिस कर दिया? देखो दोस्तों, कुछ हद तक ये चीज सही है, यानी सरफेस लेवल पे ये ट्रू लगता है, स्पेशली उसके जो लेटर वर्क्स थे जैसे डैश कैपिटल या द जर्मन आइडियोलॉजी। ये राइटिंग्स ज्यादातर फोकस करती है इकोनॉमिक्स पे और एथिक्स को एक ऐसे बाई प्रोडक्ट के रूप में देखती है जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से निकलती है। कुछ एटर्नल या फिक्स नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहां पर भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है? मतलब मार्क्स के थॉट में ना एक मोरल अंडरकट है। देखो, चाहे मार्क्स ने फॉर्मली मोरल थ्योरी ना लिखी हो, लेकिन उसके राइटिंग्स मोरलिटी से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मार्क्स का अल्टीमेट गोल था ह्यूमैनिटी को एक्सप्लॉइटेशन से फ्री करना, जैसे कि क्लास डिवीजन का एंड, एक क्लासलेस सोसाइटी का बनाना और लोगों को एलियनेशन से आजादी देना। ये सब एक डीपली एथिकल प्रोजेक्ट है, चाहे इसे ट्रेडिशनल मोरल फिलोसफी का नाम ना दिया गया। मार्क्स ने अपने एक थीसिस में लिखा था, द फिलोसोफर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड इन वेरियस वेज, द पॉइंट इज टू चेंज इट। ये एक कॉल फॉर एक्शन है दोस्तों, एक प्रैक्टिस जो पॉलिटिकल भी है और एथिकल भी है। अभी ठीक है, इंगल्स मार्क्स का एक क्लोज दोस्त और कोलैबोरेटर, वो बोलता है जो एथिक्स एग्जिस्टिंग क्लास बेस्ड सोसाइटीज में होती है वो सिर्फ रूलिंग क्लास को सर्व करती है। तो कैपिटलिस्ट या फ्यूडल सोसाइटी में एथिक्स ट्रूली मोरल नहीं होती, बल्कि बायस्ड होती है। लेकिन हमें तो अब तक पता होता है ना कि एथिक्स एक मोरल आइडियोलॉजी है। लेकिन एंगल्स का कहना है, जब एक क्लासलेस सोसाइटी बनेगी तब ट्रू ह्यूमन मोरालिटी एग्जिस्ट करेगी। एथिक्स सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए फेयर होगी, सिर्फ पावरफुल के लिए नहीं। यह दिखाता है
कि मार्क्सिज्म में एक स्ट्रॉन्ग एथिकल एज है, इवन दो ये ट्रेडिशनल मोरल फिलोसफी को डिनाई करता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एलियनेशन। इसके बारे में मार्क्सिस्ट एथिक्स में कहा गया है, इसे कहते हैं द अर्ली कोर ऑफ अर्ली मार्क्स, सॉरी द एथिकल कोर ऑफ अर्ली मार्क्स। ठीक है, देखो कुछ लेटर थिंकर्स ने एलियनेशन को मार्क्स का एथिकल हर्ट माना है, स्पेशली उसके अर्ली वर्क्स जैसे इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा ऑब्वियसली, ये एलियनेशन है क्या? देखो, एलियनेशन का मतलब है जब कोई इंसान उन चीजों से जुड़ नहीं पाता जिनके साथ उसका नेचुरल कनेक्शन होना चाहिए। आपको फिर से कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं समझता हूँ। देखो, एलियनेशन के दो टाइप होता है। पहला होता है सब्जेक्टिव एलियनेशन, जब इंडिविजुअल या कोई इंसान खुद को अकेला, अलग या डिसकनेक्टेड फील करता है, यह है सब्जेक्टिव एलियनेशन। और दूसरा है ऑब्जेक्टिव एलियनेशन, जब पूरा सोशल सिस्टम ही इंसान को अपनी ह्यूमन पोटेंशियल को अचीव करने से रोकता है, जैसे क्रिएटिविटी, फ्रीडम एक्सेट्रा। अभी आपको समझ में आएगा। देखो, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वर्कर्स एलियनेट हो जाते हैं, जैसे उन्हें अपने बनाए गए प्रोडक्ट से कोई कनेक्शन फील मतलब कराया नहीं जाता। उस प्रोसेस से जिसमें वो काम करते हैं, अपने फेलो ह्यूमन से और अपने ओन नेचर से भी। ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मोरल रॉन्ग है, एक एथिकल कंसर्न है। देखो, 20th सेंचुरी में कुछ थिंकर्स ने मार्क्स के ह्यूमनिस्ट साइड को रिवाइव किया। उन्होंने मैकेनिकल मार्क्सिज्म को रिजेक्ट किया, जो कि एक कोल्ड सोवियत स्टाइल इंटरप्रिटेशन था। उन्होंने मार्क्स के अर्ली एथिकल आइडियाज को हाईलाइट किया, जैसे ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन फ्लोरिशिंग। इस मूवमेंट को कहा जाता है मार्क्सिस्ट ह्यूमनिज्म, और यह कहता है कि मार्क्स अल्टीमेटली एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहां इंसान फ्रीली जी सके और अपने आप को फुली डेवलप कर सके और एक दूसरे के साथ हार्मोनी में रह सके। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कुछ लेटर मार्क्सिस्ट फिलोसोफर्स एंड देयर एथिकल कंट्रीब्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला आप कह सकते हो गियोर्ग लुकास के बारे में। उन्होंने क्लास कॉन्शियस का आइडिया दिया और कहा कि एथिक्स को कलेक्टिव ह्यूमन लिबरेशन पे बेस होना चाहिए। ओके, आप स्क्रीन पे देख लेना टेक्स्ट, थोड़ा सा एक लाइन का है, आप पढ़ लेना थोड़ा सा। फिर दूसरा आता है जीन पॉल सार्त्रे। उसने एग्जिस्टेंशियलिज्म और मार्क्सिज्म को मर्ज किया और देखा कि ह्यूमंस कैसे ऑथेंटिक चॉइसेस ले सकते हैं एक क्लास बेस्ड सोसाइटी में। देखो दोस्तों, एग्जिस्टेंशियलिस्ट एथिक्स, ये हम आगे बढ़ेंगे। हेनरी लेफेव्रे, उसका फोकस था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम से अर्बन लाइफ और डेली एक्सपीरियंसेस कैसे शेप होते हैं। एथिक्स यहाँ का मतलब था ह्यूमन स्पेस को रिक्लेम करना। ठीक है, फिर आता है ईपी थॉम्सन, एक हिस्टोरियन जो वर्किंग क्लास के मोरल स्ट्रगल्स को हाईलाइट करता था। उसका मानना था कि वर्किंग क्लास सिर्फ मटेरियल नीड के लिए नहीं बल्कि एथिकल नॉर्म्स के बेसिस पे भी एक्शन लेती है। बस दोस्तों, एथिक्स में इतना ही था। तो दोस्तों, ये था एक बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मार्क्सिस्ट एथिक्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट में बताइए। मैं श्योरली आपको रिप्लाई करूंगा कमेंट में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। थैंक यू दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए।